अ, 1 मिनट मुझे दीजिए आप। मैडम इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमें? नहीं मिलेगी। पर्सनल पे दे देना मैडम। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अच्छा, एक्चुअली ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और इनकम्प्लीट वर्क मैं देना नहीं चाहती हूँ। वो सिर्फ़ आप ओके, लोग ने ओके। बोला तो इसलिए मैं आप लोगों को बताने तैयार हूँ। स्क्रीन विज़िबल है? नम्रता जी आप मुझे दिख रही, थम्स अप करके बता दें। ओके, थैंक यू। आज हम देखने जा रहे हैं कि मेडिटेशन के पीछे साइंस क्या है या मेडिटेशन की थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी ह्यूमन्स हैं, इनको लाइफ में खुश रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको जो संपदाएँ जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं ज़रूरत पड़ती है, उनको हम वेल्थ भी बोलते हैं और वो सारी वेल्थ कौन-कौन सी होती हैं जिससे कि वो मानव जीवन एकदम खुशी और आनंद से भरा हुआ रहे। तो पहले थोड़ा-सा हम वेल्थ देखते हैं कि कंप्लीट वेलनेस के सीक्रेट्स क्या-क्या हैं और ये वेल्थ क्या-क्या होती है। और हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि उसका जीवन वेलनेस से भरा हुआ रहे। यदि कोई भी एक वेल्थ उसके पास से कम होती है, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, तो वो कंप्लीटली हेल्दी कैटेगरी में नहीं आएगा एंड सेकंड वो खुश और आनंद से भरा हुआ नहीं रह पाएगा। कुछ यहाँ कोटेशंस हैं, व्हाट वी आर थिंक वी बिकम। बुद्ध ने कहा है कि जो हम सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। Whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve। मनुष्य का मन जो भी सोचता है और जिसको चीज को भी विश्वास करता है, धारण करता है, वो वैसे ही उपलब्धियों को पाता है। इसमें विवेकानंद जी का भी एक कोटेशन है, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में ये जानना है कि पास्ट लाइफ में उसके थॉट्स कैसे थे, तो उसकी प्रेजेंट लाइफ देख लो कि वो वर्तमान में किस तरह की जिंदगी को जी रहा है। और यदि आपको किसी व्यक्ति का ये जानना है कि उसका भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, तो जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें उसके थॉट्स को देख लो कि वो किस तरह के विचार रखता है, किस तरह के विचार करता है, वैसी ही उसकी भविष्य की जिंदगी बनेगी। ठीक है? तो इस तरह से अगर हम देखें तो थॉट्स का ह्यूमन लाइफ में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है और ये जो है उसकी लाइफ के उसके फ्यूचर को बनाता है। तो चूंकि ये थॉट्स सारे ये हम मेडिटेशन के थ्रू ही बदल सकते हैं, तो थॉट्स को भी हम मेडिटेशन के साथ में लेके चलेंगे। अब अभी हमने बात की थी वेल्थ की। तो मनुष्य के जीवन में उसको मोस्टली 5 तरह की वेल्थ की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम देखें तो मेजर 8 वेल्थ मिलती हैं। फिजिकल वेल्थ मतलब शारीरिक रूप से वो पूरी तरह स्वस्थ रहे, इंटेलेक्चुअल वेल्थ मतलब मानसिक रूप से वो पूरी तरह स्वस्थ रहे, फाइनेंशियल उसके पास पैसा हो, स्पिरिचुअल अध्यात्म हो जिससे वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहे, सोशल मतलब उसके जो भी सामाजिक रिलेशन है वो सारे हेल्दी हो, इमोशनल उसका अपने इमोशन पर मैनेजमेंट हो और वो उसको उनको कंट्रोल कर सके, टाइम टाइम मैनेजमेंट उसके पास हो और एनवायरमेंटल मतलब उसके जो भी एक्टिविटी हो वो इस तरह की हो कि जो एनवायरमेंट एनवायरमेंट को बिगाड़े ना और उसके लिए अच्छी हो। अब हम सबसे पहले देखते हैं
कि फिजिकल वेल्थ क्या होती है। फिजिकल वेल्थ के लिए व्यक्ति क्या-क्या कर सकता है कि वो डेली एक्सरसाइज करे, वो पानी की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग रखे जितनी की उसकी बॉडी को ज़रूरत है। जब वो ड्राइव करे या कहीं जाए तो जैसे सीट बेल्ट है, हेलमेट है, ये जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, उनको प्रॉपर यूज़ करे। अल्कोहल, ड्रग्स ये सब यूज़ ना करे और उसको ये पहचान हो कि अगर उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो उसको बहुत अर्ली स्टेज पे उन साइंस को देख के समझ सके कि उसकी बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं और उसके हिसाब से उसको क्या प्रोटोकॉल करना चाहिए। हेल्दी फूड ले और उस अपने जो फूड पर है वो कंट्रोल रखे। फिर स्मोकिंग ना करे और अल्कोहल वो ना ले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को फिजिकल वेल्थ से भर देती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटल वेल्थ। मेंटल वेल्थ या इंटेलेक्चुअल वेल्थ ये दोनों मन से रिलेटेड होती हैं और चूंकि मनुष्य की सारी एक्टिविटी मन से ही रिलेटेड होती है, चाहे उसकी फिजिकल वेल्थ हो, मेंटल वेल्थ हो, सोशल वेल्थ हो, इंटेलेक्चुअल वेल्थ हो। तो इसके लिए ये वेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है ह्यूमंस लाइफ में और इसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए कि बहुत छोटे-छोटे वर्कशॉप्स होते हैं जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के या आपकी जो हॉबी है उसको करने के वो आप करें। कुछ लैंग्वेजेस सीखें नए क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अबव 40-45 ब्रेन को अगर एक्सरसाइज देना है तो नई लैंग्वेज सीखना, नया कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत सारी मेंटल जैसे अल्जाइमर है, डिप्रेशन है, डिमेंशिया है, इन सब से ब्रेन को प्रोटेक्ट रखती हैं। फिर बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए जो कि लगभग अबव 50 आते-आते तक जो लेडीज़ हैं, उनमें लगभग 90% का मेरा एक्सपीरियंस है कि नए चैलेंज वो एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। जैसे अगर उनके हाथ में सपोज़ मोबाइल है और अगर मैं 50 से अबव जो लेडीज़ हैं, उनमें 10 लेडीज़ हैं, उनमें से मैं सबको बोलती हूँ कि आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। 10 में से 7 का ये रिप्लाई होता है कि मेरा बेटा आ जाए, वो कर देगा या मेरी बेटी आ जाए, वो कर देगी या मेरे हस्बैंड आ जाएँ, वो कर देंगे। बट वो खुद इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है कभी भी। या सपोज़ रिज़र्वेशन के लिए हम बोलते हैं कि भाई आप टिकट नहीं बेटा कर देगा या बेटी मतलब नई चीज़ें जो सीखने में जो चैलेंज होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल चैलेंज होते हैं, उनसे जो लेडीज़ होती हैं वो मोस्टली अबव 50 की एज में बचने लगती हैं। और जिससे जो ब्रेन है उनकी एक्सरसाइज़ लगभग बंद हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इंटेलेक्चुअल वेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप अबव 45 होते हैं, आप नए चैलेंजेस ढूँढें। वो चाहे पज़ल सॉल्व करना हो, चाहे कोई नई लैंग्वेज सीखना हो, रीडिंग हो, तो जो भी आपका कोई आर्ट हो जो आपकी हॉबी थी बट आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटीज़ के बीच में आप उनको नहीं पूरी कर पाए। उनको पूरा करें। जैसे डांस है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, राइटिंग है, रीडिंग है, तो जो भी आपकी हॉबी है, उसको आप पूरा करें और ब्रेन को रोज़ कम से कम एक नया चैलेंज दें। वो चाहे आपको हो सकता है ज़रूरत ना हो, लेकिन आप लैपटॉप की कुछ एक्टिविटीज़ सीखें, मोबाइल के कुछ नए फंक्शंस यूज़ करें, तो जो भी आपको लगता है, कोई एक चैलेंज कम से कम पर डे ब्रेन को होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल वेल्थ। अब फाइनेंशियल वेल्थ में एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ कि जब बच्चा छोटा होता है ना और एक मान लीजिए बहुत कॉस्टली खिलौना है, टॉयज होते क्यों हैं? हम क्यों खरीदते हैं? कि बच्चा खेले उससे। बट सपोज वो उससे टूट जाता है, तो हमारा पहला सेंटेंस क्या होता है?
तोड़ दिया ना, तुमको मालूम था ये कितना महंगा है? पापा कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, तब ये आता है। घर में पैसे का पेड़ थोड़ी ना लगा हुआ है ना? अब आपने अपने बच्चों के मन में एक सीड डाल दिया, एक बीज डाल दिया कि पैसा मेहनत से ही आता है। ठीक है? अब आप एक इमेजिन कीजिए कि एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक बच्चा है, उसको सिंगिंग बहुत पसंद है। ठीक है? तो वो बच्चा जब तक सिंगिंग करेगा ना, या हम अपने से भी लें कि जो हमारी हॉबी, जैसे आपको कुकिंग बहुत पसंद है, तो आप 4-5 घंटे भी कुकिंग करेंगी तो आपको वो ऐसा बर्डन नहीं लगेगा। आपको शायद पता भी ना लगे कि वो 4-5 घंटे कब निकल गए। लेकिन सपोज़ आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगती, तो आपके लिए आधे घंटे भी वो बुक पढ़ना ऐसा लगेगा कि अरे 2-3 घंटे हो गए शायद। है ना? जैसे कोई आप अपनी बहुत फेवरेट फ्रेंड के साथ बैठती हैं। तो आपको 2-3 घंटे पता भी नहीं चलते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ जाती जिसको आप पसंद नहीं करती हैं, तब आपके लिए वो आधे घंटे भी निकालना मुश्किल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने पसंद की चीज़ करते हैं, तो हमको थकान कम लगती है, और बल्कि हम उसको काफ़ी लंबे समय तक करने के बाद भी हम अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। और जब हम अपने पसंद की चीज़ नहीं करते, तो हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया है। हम बहुत थक गए हैं। अब आपने एक सीड बच्चे के दिमाग में डाल दिया था कि पैसा मेहनत से मिलता है। सो दैट जैसे ही वो बड़ा होगा और बोलेगा सिंगिंग, तो वो कितनी भी देर सिंगिंग कर सकता है, उसको तो मज़ा आ रहा है, तो उसका माइंड तुरंत ये बोलेगा। क्योंकि आपने उसके माइंड में कि बिलीफ पैटर्न डाल दिया है, कि ये तो मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ, तो इससे अर्निंग हो नहीं सकती है। तो वो अपने पैशन को कभी भी फाइनेंशियली अ, स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा। और फिर वो ढूँढेगा कौन-सा ऑफ़िस का जॉब, या जो उसके लिए फ़ेवरेबल नहीं है, और वो वहाँ से अर्न करेगा। क्योंकि ये लेसन आपने उसको दिया है, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हम एक कमेंट करते हैं कि अ, पैसा जो है वो अच्छा पलंग खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता है ना? अच्छा खाना खरीद सकता है, लेकिन भूख नहीं खरीद सकता। ये तो ऐसी चीज़ हुई ना कि आप रोटी की तुलना आप जो जैकेट पहने उससे कर रहे हैं। उन दोनों का तो कोई कंपैरिज़न नहीं है ना, कंपैरिज़न किन चीज़ों में होता है जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हो, उसी को आप कंपेयर कर सकते हैं ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये उस व्यक्ति के मेंटल फाइनेंशियल लेवल को डाउन कर देती हैं, और वो कभी भी बहुत अच्छी अर्निंग नहीं कर पाता है। जबकि पैसा हमेशा किस चीज़ के लिए होता है, ये आपको आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस देता है, कि उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको मान लीजिए मुंबई जाना है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास है कि जनरल क्लास के रेलवे में बैठे और जाएँ। लेकिन यदि आपके पास पैसा है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कि अगर मेरे पास कम समय है तो मैं फ्लाइट ले लूँ, नहीं तो मैं एसी फर्स्ट में जाऊँ, या मैं हो सकता है टैक्सी करके चली जाऊँ। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमेशा जो आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, हमें बच्चों को हमेशा यही लेसन देना चाहिए कि जो पैसा होता है वो हमेशा आपके ऑप्शंस खोलता है। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। बाकी पैसे का किसी से कोई कंपैरिज़न नहीं है। कि वो नींद अच्छी नहीं दे सकता है, वो तो आपके फिज़िकल वेल्थ पे डिपेंड है, कि आपको नींद अच्छी आएगी कि नहीं, भूख अच्छी लगेगी कि नहीं, वो मेंटल वेल्थ का या फाइनेंशियल वेल्थ का उससे कोई लेना-देना नहीं। वो आपके फिज़िकल, यदि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपको नींद आएगी ही अच्छी। यदि नहीं है, मान लीजिए कोई स्ट्रेस मन में चल रहा है, कोई तनाव है, तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है? तो कोशिश करें कि अपने बच्चों में इन चीज़ों को बीज के रूप में ना डालें, और उनके बिलीफ पैटर्न को ऐसे ना बनाएँ। अब फिर नेक्स्ट हम आते हैं स्पिरिचुअल वेल्थ। स्पिरिचुअल वेल्थ जो है, वो हमें अपने आप से जोड़ती है, या हमारे इंटरनल वर्ड से हमको जोड़ती है। और जब हम मेडिटेशन में बैठ के एक स्पिरिचुअल वेल्थ के लिए करते हैं, तो ये माइंड को डिटॉक्स करती है, और जितने भी माइंड की नेगेटिविटी है, उसको रिमूव करती है। और जैसे-जैसे ये चीज़ें रिमूव होती जाती हैं, हम पॉज़िटिविटी की ओर बढ़ते जाते हैं, तो वैसे-वैसे ही हम अपने आप को फ्री फ़ील करते हैं,
और फ्यूचर को वैसे ही पॉजिटिव बनते हुए देखते जाते हैं। तो जो हम बोलते हैं कि हमारा फ्यूचर एक गोल्डन फ्यूचर होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो इस तरह से ये स्पिरिचुअल हेल्प होना बहुत ज़रूरी है हर ह्यूमन्स के पास। नेक्स्ट हम आते हैं सोशल वेल्थ, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक रिलेशन में टॉक्सिसिटी है, वो चाहे बहुत क्लोज़ रिलेशन हो या दूर का रिलेशन हो, और इन सबको इस टॉक्सिसिटी को हटाना बहुत ज़रूरी है हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। और जब तक आपके पास हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होंगे, तब तक सोशल वेल्थ किसी भी ह्यूमन्स की स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप एक ऐसे हेल्दी कल्चर एक्टिविटीज़ करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें, जो कम्युनिटी है उसमें कुछ दें। हम हमेशा लेने की सोचते हैं कि समाज ने हमको क्या दिया, बट उस पॉइंट को हटा के, उस सेंटेंस को हटा के आप ये सोचें कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। तो जब आप देने की बात करते हैं तो आपका हाथ ऊपर हो जाता है, अबव हो जाता है। तो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाती है और आपकी बहुत सारी टॉक्सिसिटी जो होती है वो हट जाती है। क्योंकि जितना लेने का सोचेंगे उतनी ये टॉक्सिसिटी बढ़ती है। आप में जो टैलेंट, स्किल है उनको शेयर करें, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को वो कम्युनिकेट करें। तो इस तरह से ये सोशल वेल्थ हम बना सकते हैं। फिर आता है इमोशनल वेल्थ। इमोशनल वेल्थ के लिए अ, जैसे हमारे घर में एक सीलिंग फैन लगा है, ठीक है? अभी बहुत सर्दी है तो हम नहीं चाहेंगे कि वो फैन चले, तो हम उसका स्विच ऑफ रहने देते हैं। फिर थोड़ी-सी गर्मी शुरू होती तो हम सोचते हैं कुछ 2-3 नंबर पर वो चले, तो हम रेगुलेटर से उसको या रिमोट से उसको मैनेज कर देते हैं। बहुत तेज़ गर्मी होती है तो हमें लगता है वो फुल उसमें चले, तो हम उसको स्पीड फुल कर देते हैं। तो ये जो कंट्रोलिंग पावर है, ये आपकी आपके इमोशन के साथ होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी जब इमोशनली आप बहुत अधिक खुश हैं या बहुत अधिक दुखी हैं और उस समय आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो इन फ्यूचर वो डिसीजन गलत साबित होता है या किसी न किसी तरह से आपके लिए हार्मफुल होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी जीवन के कोई भी डिसीजन लें, तो सबसे पहले अपने आप को सम अवस्था में रखें, शांत अवस्था में रखें। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है और उस समय हम कोई डिसीजन ले भी रहे हैं, तो उसको रोक दें कुछ समय के लिए। भले ही आपने ले लिया लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करने में थोड़ा टाइम दें। तो अगर आप 10-15 मिनट का भी टाइम देते हैं, तो 100% आप वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे। है ना? फिर एक और बहुत जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो गिल्ट फीलिंग। हम कुछ कर देते हैं, हम चूँकि अपने आप को तो हमें वो गिल्ट फील होती है, भले ही हम किसी और से ना बोल पाएँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम शेयर नहीं कर पाते हैं, बट वो गिल्ट हमें अंदर-अंदर फील करती है। तो सबसे पहला 2 इमोशंस 3 इमोशंस होते हैं जिनको आप फॉलो करें इमोशनल वेल्थ के लिए। सबसे पहले तो अपने आप से बहुत प्यार करें और अपने आप को हर चीज़ के लिए क्षमा करें। ठीक है, हमसे जो गलती हो गई उसको हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? तो एक तो फॉरगिवनेस अपने लिए, दूसरी लव अपने लिए और तीसरा ग्रैटिट्यूड। ये 3 इमोशन होते हैं जो आपके इमोशनल हेल्थ को बहुत अधिक अम, ऑप्टिकल बना सकते हैं या बहुत ऊँचाई तक पहुँचा सकते हैं और आपको इमोशन मैनेजमेंट के कुछ स्किल सीखने होंगे। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब भी मेरे फ़ेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं, तो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। और जैसे ही मुझे नेगेटिव होना मतलब या तो क्रोध आना या ईर्ष्या होना या जलन होना, तो जब भी जैसे ही ये इमोशन शुरू हुई और हमको तुरंत ये चीज़ समझना चाहिए कि आस-पास की कंडीशन मेरे फ़ेवरेबल नहीं है, मैं रुकूँ, इंतज़ार करूँ, फ़ेवरेबल होने तक। क्योंकि कभी भी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो हमेशा अनफ़ेवरेबल हो या हमेशा फ़ेवरेबल हो। तो आपको वहाँ अपने आप को स्टॉप करके और फिर उतना पेशेंस रखना होगा कि हम थोड़ा वेट करें।
तो डेफिनेटली आपके जीवन से जो दुख दर्द एक होता है वो हमेशा मिट जाएगा। सेकंड आपको क्या सीखना होगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हम मूवी जा रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, निकलने वाले हैं, इतने में अचानक एक गेस्ट आ जाते हैं घर में। अब वो गेस्ट ऐसे हैं कि हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि हम मूवी जा रहे हैं, अभी आप लोग जाइए। अभी क्या होगा? अब हम गुस्से में भून-भून करेंगे, उनको हम ट्रीट करेंगे। उनको हम चाय भी देंगे, पानी भी देंगे, नाश्ता भी देंगे, सब कुछ सर्व करेंगे, लेकिन मुँह बना के। वहाँ आप ये डिसीज़न लीजिए कि नहीं, अब मुझे क्या करना है? मुझे इनको एंटरटेन करना ही है। तो ठीक है, अगर एंटरटेन करना ही है तो हँस के करें। जब वो काम मुझे करना ही है तो वो रोके मैं क्यों करूँ? हँस के करूँ, कि एट लीस्ट सामने वाला एक अच्छा मैसेज लेके जाए। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये आपको बनने चाहिए इमोशनल वेल्थ के। फिर नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल। एनवायरनमेंट मतलब आप जैसे बहुत अधिक एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड हो ऐसा कोई काम ना करें। अपनी तरफ से कोशिश करें कि एनवायरनमेंट आपके फेवरेबल रहे। वाटर को आप पानी को अब जैसे आप देखिए अगर पानी का नल बेकार चल रहा है, बह रहा है और आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, तो भले ही आप आलसवश उसको उठ के बंद ना करें, लेकिन वो अंदर-अंदर आपको स्ट्रेस कर देगा। कभी फ़ील किया किसी ने? है ना? कि अगर वो हम भले ही आलस करते कि अभी लेटे हैं, नहीं उठते, चलने दो थोड़ी देर, लेकिन वो अंदर-अंदर आपको इरिटेट करता रहेगा वो चीज़। तो एनवायरनमेंट से ही चूँकि हम बने हुए हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको क्लीन करना, उसको सेफ करना हमारी ड्यूटी है। और जब भी ये हमारे नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, इनसे अलग जब भी हम जाएँगे तो हो सकता है हम वो कर लें, लेकिन अंदर आपको गिल्ट रहेगा, जो आपको नेगेटिव वे में लेके जाएगा। और लास्ट है टाइम वेल्थ। टाइम मैनेजमेंट तो सभी को मालूम है, तो इस पे मैं बहुत टाइम नहीं लूँगी। सभी को मालूम है कि टाइम से आप करिए सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आपको एक आश्चर्य की बात बताऊँ, शायद कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं कि अभी तक जो फिजिशियंस हैं, फिज़िक्स के जो बहुत बड़े शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्री जिसको बोलते हैं, वो अभी तक टाइम जैसी किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। ठीक है? उनके हिसाब से टाइम जैसी कोई चीज़ एक्ज़िस्ट ही नहीं करती है। और इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे ऐज फैक्टर है। तो चूँकि हम बचपन से देखते हैं कि अब इस ऐज के बाद किसी व्यक्ति के साइन ये हो गए हैं, बॉडी इस तरह की हो गई है, तो ये हमारा माइंड में एक बिलीव पैटर्न बन जाता है और हम भी उस ऐज में जाते हैं, तो उस तरह के पैटर्न को फ़ॉर्मेट कर देते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को समाज से पूरा अलग लग रख दिया जाए कि उसको मालूम ही ना हो कि क्या चेंजेज़ होते हैं, तो उसके बॉडी में वो चेंजेज़ नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं। ये इस तरह से हमने देखे कि वेल्थ क्या-क्या होते हैं और उनको किस तरह से हम अ, मैनेज कर सकते हैं और उनको वेलनेस के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि ये वेल्थ आपके पास है तभी आपकी लाइफ सुखी रहेगी। अब ये सारे वेल्थ को मैनेज करने में और हेल्दी करने में मेडिटेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है ना? वो कैसे रहती है? अब चूँकि हम हमेशा थॉट्स की बात कर रहे हैं, तो आप सब लोग को मालूम है थॉट्स भी एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी साइंस है। तो थॉट्स हमारे जीवन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से हम उन्हें चेंज करते हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है मेडिटेशन पे। अब देखिए एक जो 5 वेल्थ्स हमने मेन थी वो क्या थी? फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप, बिज़नेस एंड करियर और इनर लाइफ। इन सब के 2 पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट्स पर तो हम खड़े हुए हैं, जो हमारी करंट स्टेटस है और एक वो है जिसे हम चाहते हैं, वो हमारी डिज़ायर स्टेटस है। तो हमेशा जो हमारी हम देखते हैं अपने समाज में चारों ओर अगर कि एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ खर्च करे। दूसरे के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो एक टाइम का खाना खा सके। एक व्यक्ति बहुत हेल्दी है, दूसरा व्यक्ति लगातार बीमार है। एक व्यक्ति को सक्सेस मिलती जा रही है लेकिन दूसरा व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही है।
एक फैमिली बहुत हैप्पी है, सब बहुत साथ में रह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अकेला है। एक के पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, तो दूसरे के पास आँसू हैं। तो ये असमानताएँ क्यों हैं? क्या ऐसा चेंजेज़ होता है कि ये 2 तरह की चीज़ें हो जाती हैं? तो उसके लिए अगर हम देखें, तो ये कहीं न कहीं हमारे थॉट्स इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे आप देखें कि ढेर सारे लोग स्मोकिंग छोड़ने की अपने आप से प्रॉमिस करते हैं या अपनी फैमिली से प्रॉमिस करते हैं, लेकिन 92% जो हैं, वो वापस हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। स्मोकिंग को नहीं छोड़ पाते हैं। 1 जनवरी या न्यू ईयर पे जो रेज़ोल्यूशंस लिए जाते हैं, वो 15 जनवरी तक खत्म हो जाते हैं। है ना? और 95% जो है पीपल वो चाहते हैं कि हमारा वेट कम हो, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। उनका जो डिज़ायर वेट है उसको वो नहीं ले पाते हैं। और जो लोग बुक्स खरीदते हैं उसमें 95% लोग ऐसे होते हैं कि वो बुक खरीदते हैं बट वो पढ़ते नहीं हैं। तो ये एक डाटा एनालिसिस है जो कि प्रेज़ेंट सिनेरियो में होता है ज़्यादातर। इसमें भी आप देखिए कि एक व्यक्ति बहुत 2 डॉक्टर आपने कई ऐसे अपने शहर में देखे होंगे कि एक डॉक्टर है उसके पास खाली बैठा रहता है, पेशेंट ही नहीं आते। दूसरा डॉक्टर है जिसके पास एक लंबी लाइन लगी है ना? और किसी के पास पैसा, घर, बहुत चीज़ है, किसी के पास नहीं है। तो ये इस तरह के 2 तरह के एंड्स आपने अपने आस-पास ढेर देखे होंगे। अगर अभी का हम सिनेरियो देखें, तो ये एक हार्श रियलिटी है कि लगभग 1% लोग हैं जो खुश हैं। बाकी 99% जो पीपल हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं एंग्जायटी, एंगर, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ मनी, डिप्रेशन, सुसाइड, डिजीज़, ओवरथिंकिंग, एडिक्शंस, अब्यूज़, ब्रेकअप, सेपरेशंस, डिवोर्स, ओबेसिटी, डायबिट एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो सिर्फ 1% ऐसे हैं जिनके पास सारी वेल्थ है और वो अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन 1% में हम क्यों नहीं हैं? क्यों हम उन 99 में हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं? ये भी हमको खुद अपने आप को डायग्नोसिस करना होगा या जो हमारा मेडिटेशन एक्सपर्ट होता है, वो डायग्नोसिस करके और आपको उस तरह का प्रोटोकॉल बनाता है मेडिटेशन का और कराता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये लाइफ से हटने लगती हैं। अब अभी आपको बताया था एक करंट स्टेटस होता है और एक डिज़ायर स्टेटस। तो करंट स्टेटस से डिज़ायर स्टेटस तक पहुँचने का भी एक बहुत अम, इफ़ेक्टिव या बहुत अच्छा साधन होता है मेडिटेशन, जो दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस से इफ़ेक्ट होता है और मेडिटेशन को भी हम सबकॉन्शियस से ही कंट्रोल करते हैं। अब एक जो हम होना चाहते हैं और जो हम हैं, जो हमारी करंट इमेज है और जो हमारी डिज़ायर इमेज है, उनमें क्या गैप होता है? इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? उसको रियल गैप बोलते हैं और जो करंट इमेज है और जो डिज़ायर इमेज है, उन उस तक पहुँचने के बीच में जो गैप होता है, उसको बोलते हैं सक्सेस आइडेंटिटी गैप, एसआईजी। और ये एसआईजी ही है जो हमको वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं, जो हम करना चाहते हैं। इसके लिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। 1 मिनट के लिए आप लोग सब आँखें बंद करिए, जहाँ पर भी बैठे हुए हैं। अब अपने आप को देखना है। जैसे ही आपकी पिक्चर आपको दिखे आप आँखें खोल लीजिए। नम्रता जी, आप बताएँगे आपने अपने आप को कैसे पिक्चर में देखा? जो मैम आपने कहा तो जैसे मैं हूँ जस्ट मैंने वैसे ही देखा। वैसे ही देखा, है ना? और कोई भी बताएगा? मैम सेम ही देखा, मतलब कुछ और नहीं सोचा इतनी जल्दी, हाँ, बट जस्ट यही बिल्कुल, देखा कि कैसे बैठे हुए हैं, उसी पोस्चर में अपने आप को बिल्कुल, विजुअलाइज़ किया। ठीक है। जो ये सामने आपकी मैम क्या इस हो टाइम गई? दिखाई दे ये जो क्या इस हो टाइम गई आपकी? सामने दिख रहे हैं
करंट इमेज, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपकी डिजायर इमेज क्या है कि आप बहुत डायमंड्स पहने हुए हैं, आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, ब्रांडेड पर्स लिए हुए हैं, ब्रांडेड शूज हैं। ये एक डिजायर इमेज हो सकती है, जरूरी नहीं आपकी हो, लेकिन हो सकती है ना, कि हम बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आप देख कौन सी रहे हैं? करंट इमेज। तो जब तक आप डिजायर इमेज को नहीं देख पाएंगे तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये क्लियर हुआ दोनों में गैप? ठीक है। तो ये जो गैप है ये भी मेडिटेशन के थ्रू ही हम फुलफिल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और एक होता है जनरलाइजेशन या ओपिनियन। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ वो होते हैं, वो रूल होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी वो क्रिएट हो वो वैसे ही हो। जैसे सपोज यदि हम बर्फ को हाथ में लेंगे, आइस को हाथ में लेंगे, तो हम यहाँ लें, अमेरिका में लें या किसी थार के डेजर्ट में लें, कहीं भी लें, वो हमारे हमेशा हमारे हाथ को क्या करेगा? ठंडा करेगा, है ना। ऐसे ही आग पर यदि हम कहीं भी आग का नेचर देखें या उसमें हाथ डालें या उसमें पेपर डालें तो वो उसको जलाएगा। ये होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और कुछ होते हैं जनरलाइजेशन या ओपिनियन, जो बार बार जब एक ही चीज का हम किसी चीज से अनुभव करते हैं तो हम एक अपनी ओपिनियन बना लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ये हमारे अनुभव हैं। जैसे सपोज बारिश में मैं 3 बार भीगी और तीनों बार मुझे कफ कोल्ड हो गया, तो मेरे ब्रेन ने एक ये ओपिनियन रजिस्टर्ड कर लिया कि बारिश में जब भी भीगते हैं तो कफ कोल्ड हो जाता है। ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि 2 छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल का है, एक 5 साल का है। वो दोनों खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए। गांव के बाहर एक सूखा कुआं है जिसमें वो 10 साल वाला बच्चा गिर जाता है। अब उस पर वो एक चरखी और रस्सी लटकी हुई थी। तो वो 5 साल वाला बच्चा पहले तो बहुत लोगों को आवाज देता है, लेकिन जब कोई भी नहीं आता है तो वो बोलता है कि ये रस्सी को तुम पकड़ लो, मैं खींचता हूँ। और वो उसको खींच के बाहर निकाल लेता है। जब वो दोनों वापस गांव में आते हैं और वो इंसिडेंट को बताते तो लोग बोलते अच्छा ये 5 साल वाला बच्चा गिर गया था। तो बोले नहीं नहीं, वो 10 साल वाला बच्चा गिरा था। तो बोले ये तो संभव ही नहीं है कि 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को खींच ले। लेकिन वो खींच लेता है, क्यों? क्योंकि वहां उसको ये कोई बताने वाला नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते हो। ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल आप देखें। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गिर जाता है और सपोज उसका पैर कट जाता है, उसके बाद भी वो इतना, ट्रेन तो चली गई आगे, किसी ने नहीं देखा। अब वो इतना अलर्ट रहता है, सबसे पहले वो मेजर करता है कि इस साइड से मैं आया था, इधर स्टेशन पास है तो मैं इस साइड की तरफ आगे बढ़ूं, है ना। सेकंड फिर आता है कि नहीं मैं पैर को साथ ले लूं, आजकल जो अंग होते हैं वो जुड़ जाते हैं। अब वो 1 किलोमीटर तक अपने आप को घसीटता हुआ स्टेशन की तरफ लेके जा रहा है। अब वो सामने से देखता है कि कुछ लाइन मैन वगैरह थे, 5-6 वो दौड़ते हुए आ रहे हैं कि अरे अरे देखो कोई जख्मी पड़ा है। और वो जैसे ही देखता कि ये हेल्प आ रही है वो बेहोश हो जाता है। वो 1 किलोमीटर पहले क्यों नहीं हुआ? है ना। तो ये ओपिनियन होते हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं। तो ये जरूरी नहीं हर जगह के लिए वही हो। सपोज मैं अभी शायद 5 kg का वेट भी बहुत अच्छे से ना उठा पाऊं, लेकिन कई ऐसे होंगे कि जो 50 kg भी उठा लेंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है कि नहीं मैं तो 5 kg का नहीं उठा पाऊंगी। तो ये जनरलाइज नहीं होते हैं कि ये सभी पर जो जनरलाइज या ओपिनियंस होते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं होता कि ये रूल सभी के ऊपर फिट बैठे। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो रूल हमेशा वही होते हैं जो उनमें होना चाहिए। अब इस तरह से हम देखें तो लगभग 6 मिलियन ईयर से हमारा ह्यूमन ब्रेन डेवलप हो रहा है, ब्रेन और माइंड। और वो सरवाइव करता करता अभी तक एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन की पोजीशन में आ चुका है। अब हम देखते हैं मन, क्योंकि जब हम मेडिटेशन पे काम करते हैं तो हम माइंड पर ही काम मेन करते हैं, बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट होते हैं।
तो अब अगर हम मन को देखते हैं तो मन या माइंड क्या चीज है कि जो जितने भी हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है उन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, उन पे कंट्रोल करता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस को प्रोसेस्ड करता है और मेंटल फिजिकल बिहेवियर को कंट्रोल करता है और थॉट्स आइडिया ये सब मन में आते हैं। तो ये ह्यूमन मन होता है या ह्यूमन माइंड होता है। अब इस तरह से हम देखें कि मन अगर हम एक कंपेयर करें तो एक ऐसे जहाज है हमारी पूरी बॉडी जिसमें जो कैप्टन है वो मन है। तो वो जहाज पे जितने भी बाकी वर्कर होते हैं उनका काम क्या होता है कि कैप्टन ने जो बोल दिया उसको वो फॉलो करने लगते हैं। वो कोई क्वेश्चन नहीं करते या कोई भी जो बाकी वहां पर स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेते हैं। तो जो मानव का मन है वो एक बिल्कुल इस जहाज के कैप्टन के जैसे है कि जो कोई भी चीज बोलता है और कंप्लीट बॉडी उसको फॉलो करती है। लेकिन यदि देखा जाए कि मन को यदि हम एक मास्टर मान के चलते हैं कि जो मन बोल रहा है वो हम करेंगे, जैसे हमने पिछले पिक्चर में देखा, तो मन एक बहुत ही बुरा होता है। लेकिन यदि मन को हम एज अ सर्वेंट ट्रीट करते हैं तो वही मन इंसान के लिए, मानव के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इसको हम बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं कि एक राजा है, बहुत डरपोक है। वो जब भी निकलता है तो 4 5 6 जो उसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उसके चारों ओर होते हैं और जहां जहां वो सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं वहां वहां राजा उनके पीछे पीछे जाता है क्योंकि वो बहुत डरपोक है। वहीं जो दूसरा राजा है वो बहुत बहादुर है, किंग, ब्रेव किंग है और वो अपने सिक्योरिटी से बोलता है कि आप मेरे पीछे चलो, मैं जहां जा रहा हूं। तो जो ह्यूमन माइंड है या मानव मन है उसकी कंडीशन हमेशा अपने पीछे चलने वाले की होनी चाहिए एज अ सर्वेंट, ना कि वो हमारा मास्टर बनकर हमारे आगे चले। जब भी आप अपने मन को एज अ मास्टर ट्रीट करोगे तो हमेशा आपको लॉसेस होंगे और जब भी आप उसे एज अ सर्वेंट ट्रीट करोगे तो वो हमेशा फायदे का सौदा होगा। अब हमने मन को देख लिया। अब जब साधारण शब्दों में हम बोलते हैं तो मस्तिष्क और मन एक ही चीज को मानते हैं, ब्रेन और माइंड। लेकिन बेसिकली दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ब्रेन जो है एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन माइंड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ब्रेन के लिमिटेशंस होते हैं, उनका अपना टाइम स्पेस रिसोर्सेस में लिमिटेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपके सामने 10 प्लेट्स में 10 टाइप के फ्रूट्स रख दूं, उसमें से 4 फ्रूट्स ऐसे हैं कि जिन फलों को ना आपने कभी देखा है, ना चखा है, ना सुना है, ना ही पिक्चर देखा है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक ड्रैगन फ्रूट है ना। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि वहां से एप्पल उठाइए तो आपका हाथ तुरंत एप्पल पर जाएगा और आप एप्पल उठा लेंगे। लेकिन वो जो 4 फ्रूट्स थे जो आपने कभी नहीं देखे सुने थे, उसमें मान लीजिए एक ड्रैगन फ्रूट है और मैं आपको बोलती हूँ कि ड्रैगन फ्रूट उठाइए, तो आपका हाथ ही आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के पास लिमिटेशन है और आपका जो ब्रेन है वो टोटली पिक्चर पर काम करता है। जैसे ही मैंने बोला एप्पल को उठाइए तो आपके ब्रेन में एक पिक्चर, एक इमेज क्रिएट हुई एप्पल की और आपने सामने देखा कि कौन सा उससे मिल रहा है और उस फल को आपने उठा लिया। लेकिन जब ड्रैगन फ्रूट बोला तो चूंकि वो आपने कभी देखा सुना ही नहीं था, तो कोई इमेज ही आपके अंदर क्रिएट नहीं हुई और जब इमेज क्रिएट नहीं हुई तो आप हाथ बढ़ा के उसको उठा नहीं पाए। ठीक है। तो ब्रेन हमेशा टाइम स्पेस और रिसोर्सेस का लिमिटेशन होता है, लेकिन माइंड के पास इनके कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ब्रेन जो है वो थकता है और उसको रेस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन जो माइंड है वो कभी भी नहीं थकता है और उसको कभी भी रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इवन जब आप सोते हैं तब भी आपका ब्रेन रेस्टिंग मोड में चला जाता है लेकिन आपका माइंड एक्टिवेट होता है। तभी आप सो के उठ के कह पाते हैं कि आज मैं बहुत अच्छी नींद सोया या आज मुझे अच्छी नींद नहीं आई। या आपके आसपास मान लीजिए आपकी नींद ना भी खुले और कोई एक्टिविटी होती, कोई बात करता, तो आप सुबह वो बता पाते हैं कि हाँ,
वो बात हो रही थी, है ना? तो माइंड आपका रेस्टिंग पोजीशन में नहीं जाता, उसे रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस तरह हम देखें तो हर ह्यूमन हमेशा लगभग 2 वर्ल्ड में जीता है। एक तो कॉन्शियस होता है, दूसरा मेटा कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या है? जो अभी हम जी रहे हैं, या जैसे अभी आपने अपना करंट इमेज देखा। अब यदि मैं आपको फिर से बोलूं कि आंखें बंद कीजिए और अब आप अपनी मदर की इमेज को देखिए। कोशिश करिए, आंखें बंद करिए और अपनी माँ की इमेज को देखिए। राइट? अब वो माँ की इमेज कैसी आएगी? जैसे आप उसको उनको जिस पोजीशन में सबसे ज़्यादा पसंद करते हो सकता है आपको अपनी माँ की कोई ड्रेस बहुत पसंद हो, या उनका मान लीजिए हँसना बहुत पसंद हो, या उनका प्यार से आपका सिर सहलाना पसंद हो, तो आपके अंदर वही इमेज क्रिएट होगी, जो आप पसंद कर रहे हो। ठीक है? तो ये जो इमेज क्रिएट होती है, ये किसमें होती है? मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड में। और जितने भी स्किल हैं, वो मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड में ही क्रिएट होते हैं। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लें स्विमिंग का, कि आप स्विमिंग की 1000 बुक्स पढ़ लीजिए, ये सब आपने कॉन्शियस वर्ल्ड में पढ़ी हैं, लेकिन आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी आपको यदि पानी में डाल दिया जाए, तो आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप बिना एक बुक पढ़े भी अगर आप पानी में उतरते हैं और स्विमिंग सीखते हैं, तो ये जो स्किल जनरेट हो रहा है, ये मेटा कॉन्शियस में हो रहा है। तो ये अगर किन्हीं कारणों से उस ह्यूमन का मेमोरी लॉस हो जाता है और उसको कोई पानी में डालता है, तो वो ऑटोमेटिक स्विमिंग करने लगेगा, क्योंकि उसकी जो मसल्स मेमोरी है वो किससे कंट्रोल होती है? मेटा कॉन्शियस वर्ड से। ठीक है? तो ये जो मेटा कॉन्शियस वर्ड होता है, ये स्किल एक्सपीरियंस का वर्ड होता है, और कॉन्शियस में कई बार हम सिर्फ नॉलेज वाला भी रखते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि ये जो मेटा कॉन्शियस वर्ड है, इसमें सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों माइंड आते हैं, और ये दोनों माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल कैसे है, वो चूंकि लॉजिकल नहीं है, कोई भी आर्ग्यू नहीं करता है, तो वो कैसे कि उसको आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया और वो बोलेगा जो हुक्म मेरे आकर, वो उसको पूरा कर देगा। वो ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्यों होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं है। वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। तो इस तरह से कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो चूंकि अनकॉन्शियस में तो सारा हमारा डाटा स्टोरेज रहता है, उसको अभी हम टच नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन में सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, इसलिए हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को टच कर रहे हैं। ठीक है? तो जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये हमेशा जब फिजिकल बर्थ हो जाता है उसके बाद डेवलप होता है। जब वो बेबी 1 महीने 2 महीने का हो जाता है, कि जब हम उसके ऊपर ऐसा हाथ घुमाए तो उसके आईबॉल हाथ के साथ जाते हैं, या किसी साउंड की तरफ वो टर्न होता है, या किसी कलर की तरफ टर्न होता है, तब उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो डेवलप होता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो वो जैसे ही फर्टिलाइज होके फर्स्ट सेल डेवलप होता है एम्ब्रियो का, उस समय से कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है, और सॉरी सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड ही उस बेबी की पूरी बॉडी को क्रिएट करता है। तो अगर इस तरह हम देखें कि अगर हम भगवान को क्रिएटर बोलते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को हम को क्रिएटर कह सकते हैं। जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये जो बाहरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल कर देता है, लेकिन सबकॉन्शियस अवेयरनेस को कंट्रोल करता है। ये कई बार अवेयरनेस से भी आगे चला जाता है। कॉन्शियस माइंड रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, वहीं सबकॉन्शियस इनरैशनल और अंडरस्टैंडिंग, नो लॉजिक, कोई भी लॉजिक उसमें काम नहीं करता है। कॉन्शियस डिसीजन मेकर होता है, वहीं सबकॉन्शियस कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, सिर्फ आपने जो कॉन्शियस माइंड ने डिसीजन दे दिए उसको फॉलो करता है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो इस तरह से हम देखें कि जो कॉन्शियस माइंड की वर्क है वो लगभग 3 to 5% है, लेकिन 95% जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और दोनों में अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है।
तो इस तरह से हमने देखा कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों की डिफरेंट लैंग्वेज है और यही लैंग्वेजेस हम मेडिटेशन में यूज करके और अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो कराते हैं और उसके हिसाब से उसके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं थ्रू मेडिटेशन और जो भी हम उसमें अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसको उसका कॉन्शियस माइंड भी फॉलो करने लगता है। फंक्शन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इनके फंक्शन क्या है कि जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीजें हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेटर, हार्ट बीट, इन सारी चीजों को ये मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और पूरी बॉडी की फिटनेस और फंक्शनल एफिशिएंसी को ये कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, बॉडी को हील अप करता है और जितने भी माइंड में कॉन्शियस माइंड के सिग्नल्स और कमांड्स जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चूंकि जो हमारे एक रिफ्लेक्स एक्शन बनते हैं वो सब कॉन्शियस के थ्रू बनते हैं और ये जितनी भी एक्टिविटी हैं ये अगर पॉजिटिव होती हैं तो ये नेगेटिव भी सेम होती हैं। इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि सबकॉन्शियस बोले ये नेगेटिव जा रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास डिसीजन का पावर नहीं है। तो ये अलर्टनेस बहुत जरूरी है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर समान एक तरह से काम करता है। अब इसके पावर क्या है, ये बॉडी को हिल अप करता है, मेंटेन करता है और बॉडी को सुपर कॉन्शियस से जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि हर सबकॉन्शियस का एक एक्सटेंशन होता है जो भगवान, जिसको हम सुपर कॉन्शियस कहते हैं, उससे जुड़ा होता है और यही जो नेटवर्क होता है ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे अगर आपसे अभी मैं जुड़ी हूँ या हो सकता कि आप में से कई लोगों को मुझसे बहुत अट्रैक्शन फील हो, तो उसका रीजन यही होता है कि ये जो सब कॉन्शियस का सुपर कॉन्शियस का नेटवर्क होता है उसके थ्रू ये एनर्जी फ्लो होती है। कॉस्मिक पावर को ये अट्रैक्ट करता है, साइकिक एबिलिटीज को डेवलप करता है। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों पर सेम इफेक्ट करता है। और मेडिटेशन के थ्रू हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करके सेल्फ डाउट को हटा सकते हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, प्रोक्रेस्टिनेशन, फाइनेंशियल स्कैर्सिटी, इलनेस, इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और डेवलप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, कंपैशन, डिलाइटफुलनेस, हैप्पीनेस, एंथुसिज्म, फाइनेंशियल फ्रीडम और वेलनेस। तो ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं।